अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा है इस बुक का। पॉलीमर से रेलिवेंट टॉपिक्स हैं और चैप्टर का नाम भी पॉलीमर ही है। और पॉलीमर एक्चुअली होते क्या हैं? पॉलीमर्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सिंपलर रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। जैसे अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, उसी तरह का एक और मॉलिक्यूल, और वो स्ट्रक्चर रिपीट होता जा रहा है, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस होगा स्मॉलर मॉलिक्यूल, स्मॉलर ब्लॉक्स को यूज करके, स्मॉलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स को यूज करके, तो जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम कहेंगे पॉलीमर। पॉलीमर्स बनते होते हैं अपने स्मॉलर पार्ट्स में से, जिन्हें हम कहते हैं मोनोमर्स। मोनोमर्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं जब रिपीट होते हैं तो वो मिल मिला के आपका बनाते हैं पॉलीमर। अब पॉलीमर बनाए क्यों जाते हैं? पॉलीमर्स के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मोनोमर्स के पास नहीं होती। जैसे हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक अपने मोनोमर पॉलीइथाइलीन जो है, वो जो प्लास्टिक है वो अपने मोनोमर इथाइन गैस से बनता है, इथीन गैस से बनता है। अब वो जो इथीन है जो बाद में पॉलीइथीन बनता है, इथीन जो है वो गैस है, लेकिन उससे जो आपका पॉलीमर बनता है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। इनके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी, इनका स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, क्रोनिन रेजिस्टेंट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, टफ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत सारी और प्रॉपर्टीज इनको इस पॉलीमर बनने की वजह से मिल जाती है। अब पॉलीमर्स की दो कैटेगरीज होती हैं, दो क्लासिफिकेशंस हैं। पहली है एडिशन पॉलीमर और दूसरी है कंडेंसेशन पॉलीमर। स्टार्ट करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन से। जैसे आपको ये सामने एडिशन पॉलीमराइजेशन नजर आ रहा है, इसमें क्या होता है कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप रिपीट करवाते हैं किसी एक मोनोमर के। अब उसमें अगर डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड किसमें चेंज हुआ है? सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है कि डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इथीन जो है वो किस में चेंज होगा? पॉलीथीन में चेंज होगा। अब इसमें कितने वाले आइटम्स हो सकते हैं? 4000 से लेकर 40,000 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और एक डबल बॉन्ड जो है वो ट्रेस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। अब इसमें जो यूनिट्स हैं जो वो कौन से हैं? रिपीटिंग यूनिट्स आप यूज करते हैं। जैसे इथीन रिपीटेड यूनिट्स के बाद पॉलीइथीन बन जाता है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ है, इसलिए इसे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे इथीन है तो वो पॉलीथीन बना है, ये एक दूसरे के साथ एटम्स अटैच होते जाएंगे, लेफ्ट पर भी राइट पर भी, और एक लॉन्ग पॉलीमर स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल बनेगा पॉलीइथाइलीन या पॉलीइथीन, उसे हम कहेंगे। रिपीटिंग यूनिट किसके हैं इसमें? रिपीटिंग यूनिट्स हैं CH2 के, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए CH2 एंड CH2 का रिपीटिंग यूनिट आपको नजर आ रहा है इस पॉलीइथीन मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये इसका मोनोमर है। तो मोनोमर क्या होगा? CH2 जो इसका मोनोमर था, जिससे आगे ये सिंगल बॉन्ड CH2 बना है, तो रिपीटिंग यूनिट आपका यहाँ से बनेगा। अगर इसी तरह मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें अगर ये डबल बॉन्ड मैं सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दूं और इस तरफ भी बॉन्ड लगा दूं, तो ये, और इधर भी बॉन्ड लगा दूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा रिपीटिंग यूनिट इस वाले मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो रिपीटिंग यूनिट्स बनाए जा सकते हैं इस तरह कि जब जहां पर भी डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को आपने सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है और दोनों साइड पर एक बॉन्ड के ऑप्शंस बना देने हैं, ये इसका रिपीटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। ये विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है जिसमें इथीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक हाइड्रोजन की जगह एक आपने हेलोजन ग्रुप लगा देना है, तो विनाइल क्लोराइड बन जाता है। अब है विनाइल क्लोराइड जो है, उसकी अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, जो प्लास्टिक पाइप्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका कमर्शियल नेम क्या है? पीवीसी है। अब इसमें मोनोमर मैंने सर्कल कर दिया, इसका जो रिपीटिंग होगा वो क्या होगा? CH और H, पहले कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे थे, दूसरे कार्बन के साथ एक के साथ हाइड्रोजन है, एक के साथ क्लोरीन है, लेकिन डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड आएगा। एक इस तरफ कार्बन बॉन्ड ऑप्शन अवेलेबल है, एक तरफ दूसरी साइड से ऑप्शन अवेलेबल है, तो इस तरह लॉन्ग स्ट्रक्चर्स दोनों साइड्स पर जनरेट होते हैं। ये थी हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ऐसा नहीं होता। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, और इसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं,
फॉर एग्जांपल डायरेक्ट हम एग्जांपल पे आते हैं, जैसे यहाँ पर देखें इथेन 1,2 डायोल है। डायोल का मतलब एक इस जगह पर OH लगा हुआ है, एक इस जगह पर OH लगा है, 2 OH लगे हैं तो डायोल है। इसी तरह दूसरी तरफ बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और इसी तरह ये हमारे पास दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इस कार्बन के साथ OH है, इस कार्बन के साथ OH है, ये OH और इधर से H ये दोनों मिलके बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। सेम इसी तरह यहाँ से OH और H और दूसरी साइड से OH दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है ये दोनों मिलके रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा इस चीज का, एक साइड पर आपका डायोल और दूसरी साइड पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारे पास रिपीटिंग यूनिट्स है। यही रिपीटिंग यूनिट आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड पर बनते जाएंगे और एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते जाएंगे। अगर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। इसी तरह 4 होंगे, इस तरह का एक और स्ट्रक्चर होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जितने भी हैं उसका हाफ होता जाएगा, 2n-1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के रिमूव होंगे। इसी तरह नाइलॉन 6,6 जो है वो भी इसी तरह बनता है। एडिपिक जो है वो 6 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। हेक्सामिथाइलिन डायमीन का मतलब 6 कार्बन वाला और अमीन है जिसमें दोनों डायमीन 2 अमीन ग्रुप लगे हैं टर्मिनल एंड्स पर। अब एक साइड पर H है और एक साइड का OH, ये दोनों मिलके बना देंगे वाटर, और ये दोनों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की तरह की लिंकेज बनाएगा जिसमें जिसको हम नाइलॉन 6,6 कहते हैं। क्यों? इसका भी 6 कार्बन था, इधर से भी 6 कार्बन था, दोनों का 6,6 कार्बन था, इस वजह से नाइलॉन 6,6 कहते हैं। नाइलॉन 6,6 कहाँ यूज होता है? कारपेट्स में यूज होता है, क्लोथिंग में यूज होता है, रस्सी वगैरह जो होती है उनको बनाने के लिए, टूथब्रशेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह पॉलिएस्टर फाइबर्स और एक तो नायलॉन की एप्लीकेशंस होगी यहाँ पर, और इसी तरह पॉलिएस्टर की एप्लीकेशंस आ जाएंगी, इसको ट्रिलिन बनाने के लिए, इसके अलावा ट्राउजर्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। प्लीज रिसाइकलिंग और रीपॉलीमराइजेशन का टॉपिक इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वाले टॉपिक पर अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट आता है टॉपिक प्लास्टिक्स। प्लास्टिक का वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है प्लास्टिकोज, और जिसका मतलब क्या होता है मेलेबल, मोल्डेबल, प्लास्टोज, मोल्डेबल जो होते हैं ये सारे इस प्लास्टिक के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग्स है। प्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जो एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये बना है। जैसे PVC जो है उसकी एक फॉर्म है, उसकी पॉलीथाइलीन एक फॉर्म है, उसकी नायलॉन एक फॉर्म है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो प्लास्टिक की है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर है। अब इसको बनाया इसलिए जाता है क्योंकि ये बहुत सारी एप्लीकेशंस है, इसको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, इसको आसानी से किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, इसको फिल्म बनाने के लिए, फाइबर्स बनाने के लिए, शीट, ट्यूब, बोतल, बॉक्स, किसी भी शेप में इसको प्रेस करके फॉर्म बनाई जा सकती है। प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये अपनी मर्जी से आप जिस तरह मर्जी चाहें इसका लॉन्ग स्ट्रक्चर रखना है, शॉर्ट स्ट्रक्चर रखना है, लीनियर बनाना है, ब्रांच बनाना है। ब्रांच जो होते हैं वो ज्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं, लीनियर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और रिजिड होते हैं। क्रॉस लिंकेजेस भी पॉसिबल है इसके अंदर, जितनी ज्यादा क्रॉस लिंकेजेस होंगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे, स्ट्रॉन्ग होगा, हीट रेजिस्टेंट होगा। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो है वो इसके लिए यूज किया जाता है। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका हो गया, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकल कंपोजिशन भी वेरी करती है, जैसे पॉलीथाइलीन जो है वो हो सकता है, पॉलीस्टाइरीन हो सकता है, PVC हो सकता है, बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स है प्लास्टिक्स की, तो इनमें से आप एग्जांपल्स याद करनी है। अब ये क्या है? डिपेंड करता है कंडीशन पर, डिपेंड करता है मोनोमर पर, डिपेंड करता है प्रेशर पर। तो इसका मतलब नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेम्परेचर और प्रेशर का होगा। कंडीशंस क्या है? अगर टेम्परेचर और प्रेशर को अगर आप एडजस्ट करें, कैटलिस्ट को एडजस्ट करें, तो आप डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट लेंथ के आप इनके पॉलीमर्स बना सकते हैं। तो अपनी अकॉर्डिंगली जिस तरह कहीं भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं, तो अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, रिक्वायर्ड ट्रांसपेरेंसी, रिक्वायर्ड मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है प्लास्टिक्स के? इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं इसके, जैसे प्लास्टिक जो होता है वो डिग्रेड नहीं करता, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए
ये जल्दी खत्म भी नहीं होता एनवायरनमेंट में से। तो इसको खत्म करने के लिए इसकी इंसिनरेशन करवाई जाती है, इसे जलाया जाता है, इसका वॉल्यूम रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जब इसका वॉल्यूम रिड्यूस करता है तो ये बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जो ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को इंक्रीज करता है, अगर इसको प्रॉपरली मैनेज तरीके से इंसिनरेशन नहीं की जाए तो टॉक्सिक सब्सटेंस भी इसमें से बन सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है पॉलीमर्स की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर पॉलिएस्टर्स जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसको डाई करना आसान है, इसको स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस होती है, श्रिंक नहीं करते, ड्यूरेबल होते हैं, कलर अपना पक्का रखते हैं। जो पॉलिएस्टर्स के कपड़े होते हैं वो ज्यादा देर उसके परमानेंट कलर उसका होता है, कलर डल नहीं होता। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में क्या है कि उससे रस्सी वगैरह बनाने के लिए, धागे वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइलॉन 66 पॉलीएमाइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इलास्टिसिटी ज्यादा है, ठीक है। उनका जो है वो ऑयल और केमिकल रेजिस्टेंस भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कपड़े बनाने में भी यूज होता है, ब्लेंडेड फैब्रिक्स बनते हैं डिफरेंट गारमेंट्स के, ठीक है। टूथब्रशेस हो गए, रॉफ्स हो गए, इन सबको बनाने में इस्तेमाल होता है। तो पहली एप्लीकेशन पॉलिएस्टर की, दूसरी एप्लीकेशन नाइलॉन 66 की। तीसरी एप्लीकेशन किसकी है? पॉलीथाइलीन की। पॉलीथाइलीन जो प्लास्टिक बैग्स, शॉपर्स वगैरह होते हैं, उनको शॉपिंग बैग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, थर्मल इंसुलेशन है, वाटर रेजिस्टेंस है, केमिकल रेजिस्टेंस है, इस मॉइस्चर में रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज इनके पास हैं। ट्रेस, फ्रूट जूस कंटेनर्स, मिल्क कंटेनर्स, कैरियर क्रेट्स, ठीक है, फूड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, गार्बेज बैग्स, टॉयज, इंसुलेशन फॉर वायर्स और बहुत सारी इस तरह की और चीजें जो है वो इस पॉलीइथाइलीन से बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिस्पोजल। प्रॉपर्टीज क्या है प्लास्टिक की और इसकी डिस्पोजल के लिए क्या तरीका किया जा सकता है? इनकी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गेविटी की वजह से इनको बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान से केयरफुली जो है वो डिस्पोज करना लाजमी होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपने आप ब्रेक नहीं करते कंपाउंड को, ठीक है। और जो कुछ ऐसे प्लास्टिक जो है वो बनाए जा रहे हैं जो जल्दी डिकम्पोज कर जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी हमारे पास प्लास्टिक्स अवेलेबल हैं जो हम नॉर्मली डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं वो बहुत जल्दी कंज्यूम नहीं होते, जिसकी वजह से वो ड्रेनेज सिस्टम को हमारे इफेक्ट कर रहे हैं। ओशंस के अंदर वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक का डंप क्रिएट होता जा रहा है, रिवर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, स्ट्रीम्स को बंद कर ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी प्रॉपर्टी भी है और ये हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट भी क्रिएट कर रही है। लाइट वेट उनका नेचर होती है, लाइट वेट है, आसानी से इसको पैक किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, विंड और वाटर के थ्रू ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, इसमें से लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल कर सकते हैं और बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। मैरीन इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है इस प्लास्टिक वेस्ट की वजह से। केमिकल कंपोजिशन क्या है? हर केमिकल प्लास्टिक की कंपोजिशन दूसरे से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इनको डिस्पोज करना जरा डिफिकल्ट होता है। इसमें कुछ एडिटिव्स होते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस कर रहे होते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं, प्लास्टिसाइज करते हैं, फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं, ठीक है। कुछ को आग भी बड़ी जल्दी नहीं लगती। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट कर रही है और एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट कर रही है। इनकी रिसाइकेबिलिटी, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी कंटेमिनेशन है, उनके सॉर्टिंग के इश्यूज हैं, उनको संभालना, उनको रिकवर करना, उसको रिसाइकिल करने के लिए कलेक्शन करना, ये बहुत ज्यादा एक टायरिंग काम है और बहुत डिफिकल्ट काम है, इसलिए इनमें प्रॉब्लम आती है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिस्पोजल। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मोस्टली ये शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में से। केमिकल कंपोजिशन, रिसाइकेबिलिटी, ये सारा हो गया। एनवायरमेंटल चैलेंजेस कॉज्ड बाय प्लास्टिक, सबसे पहला डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इन लैंडफिल साइट्स। बहुत ज्यादा लैंडफिल साइट्स के अंदर आपका प्लास्टिक अकोमोडेट होता जा रहा है, ओवर टाइम वो जो है इकट्ठा होता जाता है, सॉइल को डैमेज कर रहा है, ग्राउंड वाटर को डैमेज कर रहा है, ठीक है। इसी के अलावा प्लास्टिक डिकम्पोज भी स्लो होता है, इस वजह से इसको ब्रेक किया जाता है स्मॉल माइक्रो प्लास्टिक्स के अंदर, फिर वो सीप करता जाता है सॉइल में, वाटर बॉडीज में और परसिस्टेंट हो जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट के फॉर्म में। अकोमुलेशन
पोल्यूशन ओशंस में इकट्ठा होने लग गया है, प्लास्टिक जो शॉपिंग बैग्स वगैरह होते हैं ये रिवर स्ट्रीम्स वगैरह में जाते हैं, फिशेस इनके अंदर ट्रैप हो जाती हैं। उसके अलावा जो फिशेस होती हैं, बड़ी फिशेस होती हैं, वो उनके स्टमक में चले जाता है जब वो पानी को इनटेक करती हैं, वाटर इनटेक करती हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। सी शोर्स हमारे जो है वो खराब हो रहे हैं, उनकी हाइजीनिक्स खराब हो रही है, पानी जो है वो गंदा हो रहा है इस प्लास्टिक की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम बर्निंग, जब इसे आप इंसाइनेशन करवाते हैं, इनको जलाते हैं, तो इससे जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलती है, उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की होती है, और ये हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। उस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, और इसकी वजह से बाकी जो क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं वो भी हो सकती है। इस वजह से इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लास्टिक्स का टॉपिक जो है वो एक कंपैरेटिवली लॉन्ग बन सकता है, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट लॉन्ग नहीं है जिस तरह बाकी लॉन्ग है क्वेश्चन, बाकी बुक के चैप्टर के लॉन्ग है। तो ये शॉर्ट लॉन्ग मिक्स आपने प्रिपेयर कर लेना है, लेकिन इसमें जो पहला टॉपिक है एडिशन और कंडेंसेशन वाला, ये आपने लॉन्ग के लिए सही तरह प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। इसमें शॉर्ट तो बन ही सकता है, लेकिन लॉन्ग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12। 13 की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सो अब आपका ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है 10th क्लास का। तो होपफुली कि आप अब इसे रिवाइज करें, इसे गो थ्रू करें। इसके बाद जो पास पेपर्स के सॉल्यूशंस होंगे वो हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, टेस्ट पेपर्स अपलोड करेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बेस्ट विशेस एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।